ओर से मेटल किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो सबसे पहले इसमें देखते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द रिएक्टिविटी या फिर एक्टिविटी सीरीज। जो भी एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें नीचे वाले मेटल्स, ठीक है, जो कम रिएक्टिव होते हैं उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उनके ओर से। सो सबसे पहले नीचे की तरफ जो मेटल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे नीचे होता है Au यानी कि गोल्ड, उसके ऊपर होता है Ag यानी कि सिल्वर। ये तो बिल्कुल फ्री स्टेट में मिलते हैं हमें, नेटिव स्टेट में, ठीक है, इनको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती, ये बिल्कुल फ्री स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। और इनके अलावा जो नीचे की तरफ मेटल्स होते हैं वो होता है Hg और Cu यानी कि मरकरी और कॉपर। मरकरी और कॉपर जो है ये सल्फाइड्स या फिर ऑक्साइड्स के ओर में हमें मिलता है नेचर से, ठीक है। सो इनके सल्फाइड और ऑक्साइड से इन्हें किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा ये देखते हैं। दीज मेटल्स आर नॉन रिएक्टिव, ये मेटल्स जो है वो लगभग ना के बराबर रिएक्टिव होते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग, जो भी इनका ऑक्साइड्स होता है या फिर सल्फाइड होता है उनको इजीली रिड्यूस किया जा सकता है हीटिंग से। और ज्यादा हीट नहीं करना होता है, थोड़ी सी हीटिंग से ही काम हो जाता है, ये एक्सट्रैक्ट अलग निकल जाते हैं इनके ओर से। एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए, जैसे Hg यानी कि मरकरी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिनाबार यानी कि HgS, जो मरकरी सल्फाइड होता है ये और होता है मरकरी का जिसे सिनाबार कहा जाता है। तो सिनाबार में से मरकरी को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, इसकी जो रिएक्शन होगा वो किस तरह से होगा, ये है मरकरी सल्फाइड, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, हीट करने के बाद ये बन जाएगा HgO यानी कि मरकरी ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो बन इसमें से निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो हमें ये HgO मिला है, मरकरी ऑक्साइड मिला है, इसको हम लगातार हीट करेंगे आगे, ठीक है, थोड़ा सा और हीट करेंगे इसे, तो ये मरकरी और ऑक्सीजन, ठीक है, मरकरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस इसमें से निकल जाएगी, यानी कि हमें क्या मिल गया लास्ट में, प्योर मरकरी मिल गया, ठीक है। सिमिलरली Cu2S कैन बी ऑब्टेन, इसी तरह से कॉपर सल्फाइड जो है उसको भी ऑब्टेन किया जा सकता है। कॉपर सल्फाइड को भी इसी प्रकार से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाएगा, ठीक है। इसके रिएक्शन जो है यहाँ पर लिखा गया, इसे देख लेते हैं। यह है कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड को भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, हीट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड में, और SO2 जो गैस है वो इसमें से निकल जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो हमें Cu2O कॉपर ऑक्साइड मिला है, इसको हम फिर से हीट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, यहां पर हम इसे हीट करेंगे कॉपर सल्फाइड की प्रेजेंस में, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में यहां पर इसे हीट किया जाएगा। कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड इनको साथ में हीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉपर और ऑक्सीजन गैस इसमें से निकल जाएगी। इस कंडीशन में भी हमें क्या मिल गया, प्योर कॉपर मिल गया, ठीक है। इस तरह से जो लो एक्टिविटी सीरीज में नीचे वाले मेटल्स जो हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। हल्की सी हीट की आवश्यकता होती है इन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे वाले मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल यानी कि बीच वाले जो मेटल्स होते हैं उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनके ओर्स से। सो एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स मिडल इन द रिएक्टिविटी या फिर एक्टिविटी सीरीज, जो भी मिडल में होते हैं उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। मिडल में कौन कौन से मेटल्स होते हैं, जिंक होता है, आयरन और लेड, ठीक है, इस तरह के कुछ मेटल्स होते हैं। इनके बारे में कुछ दिया गया है, ये पढ़ लेते हैं सबसे पहले। दीज मेटल्स यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स, जो भी ये मेटल्स हैं ये दो टाइप के ओर्स पाए जाते हैं, एक तो सल्फाइड ओर्स के रूप में पाए जाते हैं हमें, और एक कार्बोनेट्स ओर की फॉर्म में पाए जाते हैं। इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, इनको सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स में से एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए सब इनको इनके ऑक्साइड्स मेटल ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यानी कि सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो सल्फाइड और होगा उसको हम सबसे पहले मेटल ऑक्साइड में चेंज करेंगे, इसी तरह कार्बोनेट जो है उसको भी मेटल ऑक्साइड में चेंज करेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स और उसमें से मेटल ऑक्साइड किस तरह से बनाया जाता है, और उसके बाद देखेंगे कि मेटल ऑक्साइड से मेटल किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो ये दो तरह के होते हैं सल्फाइड और कार्बोनेट्स के। सबसे पहले देखते हैं सल्फाइड्स में से किस तरह से मेटल ऑक्साइड बनाया जाता है। सो यहाँ पर दिया गया है एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मेटल सल्फाइड्स ओर्स, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा मेटल सल्फाइड्स में से, ठीक है।
सो मेटल सल्फाइड्स में से मेटल ऑक्साइड बनाने का प्रोसेस जो है उसे कहा जाता है रोस्टिंग। इसमें क्या होता है, द सल्फाइड्स और आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या किया जाता है, जो भी सल्फाइड ओर्स होते हैं इनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है बहुत हीट, ठीक है, ज्यादा हीट दी जाती है, बहुत ज्यादा हीट किया जाता है ऑक्सीजन यानी कि एयर की प्रेजेंस में, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए, हमें दिया गया है ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड, ठीक है। जिंक सल्फाइड को हम हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। इसे हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट किया जाता है। तो ये हीट करने के बाद ZnO ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो इसमें से निकल जाती है, ठीक है। हमें क्या मिल गया, ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड। ये किसके लिए मिला है हमें, सल्फाइड ओर्स के लिए। अब बचा जो कार्बोनेट ओर्स है, कार्बोनेट ओर्स से मेटल ऑक्साइड किस तरह से बनाया जाता है ये देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब है एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मेटल कार्बोनेट ओर्स। जो मेटल कार्बोनेट्स ओर होते हैं उससे किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है कैल्सिनेशन, ठीक है। यानी कि मेटल कार्बोनेट्स को मेटल ऑक्साइड में चेंज करने का प्रोसेस जो है उसे कहा जाता है कैल्सिनेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन एब्सेंस या फिर लिमिटेड ऑक्सीजन। इसमें जो भी कार्बोनेट ओर्स होते हैं उनको मेटल ऑक्साइड में चेंज किया जाता है, ठीक है। उनके ऑक्साइड में चेंज किया जाता है बहुत ज्यादा हीट करके, ठीक है। या तो वहां पर ऑक्सीजन होनी ही नहीं चाहिए या फिर लिमिटेड ऑक्सीजन होनी चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन की अब्सेंस में। कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट होता है CO3, तो इसमें पहले से ही ऑक्सीजन होती है, ठीक है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होनी चाहिए हमें हीट करते समय, ठीक है। ये रिएक्शन किस तरह से होगा, सपोज कर लीजिए हमें दिया गया है जिंक कार्बोनेट, ये और है, इसमें से हमें जिंक ऑक्साइड बनाना है इसको, तो क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर इसे हीट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड, और इसमें से CO2 जो है वो इसमें से निकल जाएगी। सो पीछे वाला प्रोसेस जो था रोस्टिंग, उसमें भी हमें क्या मिल गया था, जिंक ऑक्साइड, और इस वाले प्रोसेस में कैल्सिनेशन में भी हमें क्या मिल गया है, जिंक ऑक्साइड। नाउ वी गेट मेटल ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। जोन सा भी हमारा प्रोसेस था, रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स के लिए और कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स के लिए, इन दोनों प्रोसेस से हमें क्या मिल गया है, मेटल ऑक्साइड मिल गया है, ठीक है। अब मेटल, नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे कि मेटल ऑक्साइड से मेटल किस तरह से मिलेगा हमें। रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल वाले मेटल्स के ओर्स को हमने कन्वर्ट किया मेटल ऑक्साइड में रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस से, और हमें मिला मेटल ऑक्साइड यानी कि ZnO, ठीक है। दोनों प्रोसेस से, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से हमें क्या मिला था, मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल में ZnO मिला था हमें। अब इस ZnO का हम करेंगे रिडक्शन, यानी कि इसमें से मेटल को अलग करेंगे, ठीक है। सो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, जो भी ये मेटल ऑक्साइड है इसमें से हम मेटल निकालेंगे रिडक्शन प्रोसेस से। रिडक्शन क्या होता है, चैप्टर 1 में आप पढ़ चुके होंगे, फिर से बता देता हूं। इट मींस रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड। जो भी हमें कंपाउंड दिया गया है इसमें से ऑक्सीजन को अलग करना, ठीक है। ऑक्सीजन को अलग करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ Zn, यानी कि हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। फॉर रिडक्शन वी यूज सम रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिडक्शन हम किस चीज से करेंगे, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट से। और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2। कार्बन को यहाँ पर कोक भी कहा जाता है, ठीक है। सो इन रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज करेंगे इसमें से ऑक्सीजन को हटाने के लिए। और जो भी रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छे से बॉन्डिंग बनाते हैं, किसी भी दूसरे कंपाउंड से वो ऑक्सीजन को हटा लेते हैं, खुद उनके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। सो हमने लिया यहाँ पर ZnO जो हमें रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस से मिला था, और उसकी कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे। जैसे ही हम इसमें कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हो जाएगा Zn, जिंक बन जाएगा, और हमें मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर ZnO किस में चेंज हो गया, Zn में, यहाँ यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, ZnO का रिडक्शन, ठीक है। और हमें प्योर मेटल मिल गया, यानी कि जो मिडल वाले मेटल्स थे उनके ओर से हमने सबसे पहले रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस से उनका मेटल ऑक्साइड बनाया, और उसके बाद मेटल ऑक्साइड का किया हमने रिडक्शन, उसके बाद हमें मिल गया ये मेटल, ठीक है।
एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में रिएक्टिविटी सीरीज के लो नीचे वाले मेटल्स और मिडल यानी कि बीच वाले मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टॉप इन द एक्टिविटी सीरीज या फिर रिएक्टिविटी सीरीज। जो रिएक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज में टॉप वाले मेटल्स हैं उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। टॉप में कौन कौन से मेटल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल्स होते हैं। इनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट दिया है, दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, दीज आर नॉट रिड्यूस्ड विद रिड्यूसिंग एजेंट्स। जो ये मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और इनको रिड्यूसिंग एजेंट्स से रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। रिड्यूसिंग एजेंट्स हम पीछे वाले पेजेस पर पढ़ चुके हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। इन रिड्यूसिंग एजेंट्स से इनको रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। सो इनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, दीज मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन फ्रॉम देयर मोल्टन स्टेट। इनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया जाएगा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इनका रिडक्शन किया जाएगा इनकी मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट यानी कि पिघली हुई अवस्था से सबसे पहले इन्हें पिघलाया जाएगा, जो भी और होगा उसे सोल्ट में कन्वर्ट करके उसे पिघलाया जाएगा, मेल्ट किया जाएगा। उसके बाद एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में है एक्सट्रैक्शन ऑफ Na फ्रॉम NaCl। सबसे पहले क्या किया गया है, सोडियम ऑक्साइड को सोडियम क्लोराइड बनाया गया है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड से हम सोडियम किस तरह से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये देखते हैं। इसमें हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, इनको बाद में पढ़ेंगे। डायग्राम से समझते हैं कि Na यानी कि सोडियम हमें किस तरह से मिलेगा। यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज में सेकंड नंबर पर जो है वो सोडियम आता है, यानी कि ये हाई रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, सो डायग्राम से समझते हैं। ये रोड्स हैं, इलेक्ट्रिक रोड्स हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद इस टम्बलर में डाल दिया जाएगा। ठीक है, और सोडियम हमने ये कंपाउंड बनता कैसे है, सोडियम इसमें Na पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, Na एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। अगर ये Na देता है तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये लेने वाला जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, सो जब इसमें से इन दोनों रोड्स में से माइनस साइन, जो नेगेटिव साइन जो होता है बैटरी का, उसे कहा जाता है कैथोड, और एनोड जो है वो पॉजिटिव साइन। सो इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, जैसे ही इसमें स्विच ऑन किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, तो इनकी जो बॉन्डिंग है NaCl ये टूट जाएगी। किस कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इसका रीजन होगा। और Na पॉजिटिव साइन है तो Na जो है वो कैथोड यानी कि नेगेटिव साइन की तरफ, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव साइन अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से। सो पॉजिटिव सोडियम जो है वो कैथोड की तरफ आ जाएगा और क्लोरीन जो है वो एनोड पर आ जाएगी, और क्लोरीन एनोड पर आकर गैस बनकर यहां से निकल जाएगी। सो हमें कैथोड पे क्या मिलेगा, सोडियम। इसे हम कैथोड से कलेक्ट कर लेंगे, प्योर सोडियम को। ठीक है, सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में ये 2 पॉइंट्स में यही कहा गया है। मेटल डिपॉजिट एट कैथोड, जो भी मेटल होगा हमारे सोल्ट सॉल्यूशन में वो कैथोड पर जमा हो जाएगा। ठीक है, डिपॉजिट यानी कि जमा हो जाएगा। क्लोरीन लिबरेटेड एट एनोड, और जो भी नॉन मेटल होगा, हमेशा जो मेटल होता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एलिमेंट को दे देता है। ठीक है, और जो भी मेटल के अलावा होगा, चाहे वो क्लोरीन हो या और कुछ भी हो, वो नेगेटिव चार्ज होगा, और वो कहां से लिबरेट होगा, एनोड से। एनोड से ये गैस बन के निकल जाएगा। ठीक है, फाइनली हमें मेटल मिलेगा कैथोड पर। यानी कि हम तीनों रिएक्टिविटी सीरीज के लो वाले मेटल्स, मिडल वाले मेटल्स और टॉप वाले मेटल्स, तीनों का एक्सट्रैक्शन हो चुका है कंप्लीट। यानी कि स्टेप 2 था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, वो हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं स्टेप 3, जो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हमारा स्टेप 3 है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से किया जाता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रोलाइसिस वाइडली यूज फॉर मेटल रिफाइनिंग। जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है ये मेटल रिफाइनिंग के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत इजी मेथड होता है। ठीक है, इसे डायग्राम की मदद से समझते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल में हम इसमें कॉपर को रिफाइन करेंगे। ठीक है, कॉपर यानी कि Cu, कॉपर को किस तरह से रिफाइन किया जाता है समझ लेते हैं। इसमें क्या किया जाएगा, कॉपर को रिफाइन करना है तो हमें कॉपर की एक प्योर कॉपर की एक रोड लेंगे या फिर प्लेट लेंगे, जो कैथोड पर लगाएंगे। ठीक है, कैथोड यानी कि नेगेटिव साइन की तरफ, और एक लगाएंगे हम जिसको हमने एक्सट्रैक्ट किया है, यानी कि जिसे रिफाइन किया जाना है, उसे लगाएंगे हम एनोड यानी कि पॉजिटिव साइन पर। ठीक है,
ये कैथोड पर जो हमारी रोड होगी या प्लेट होगी ये बिल्कुल थिन यानी कि पतली होनी चाहिए, और एनोड पर जो ये है ये मोटी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोनों ये कॉपर की रोड होंगी, ये प्योर और ये इम्प्योर, जिसे रिफाइन किया जाना है। ठीक है, और जो ये टम्बलर है इसमें एक सॉल्यूशन लेंगे। सॉल्यूशन कौन सा होगा? जोन से भी मेटल को, कॉपर को रिफाइन करना है तो कॉपर का ही सल्फेट सॉल्यूशन यानी कि CuSO4 इसमें सॉल्यूशन लिया जाएगा। ठीक है, जोन सा भी मेटल है, अगर हम एल्यूमिनियम को इसमें रिफाइन करेंगे तो एल्यूमिनियम सल्फेट होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कॉपर को रिफाइन कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट का यहाँ पर सॉल्यूशन लिया जाएगा इसमें। उसके बाद किया जाएगा यहाँ से स्विच ऑन। जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होना शुरू हो जाएगी, और जो कॉपर है, ठीक है, एनोड पर जो कॉपर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Cu। जो एनोड पर हमारा कॉपर है, ये कॉपर है, ये ब्रेक हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। कॉपर Cu2 पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव। ठीक है, चार्ज होता है कॉपर पर 2 पॉजिटिव, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर लूज कर देगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ये एनोड पर लूज करेगा। जो कॉपर 2 पॉजिटिव है ये डिसॉल्व हो जाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। जो भी ये सॉल्यूशन है इसमें डिसॉल्व हो जाएगा ये कॉपर 2 पॉजिटिव, और जो पहले से ही जो सल्फेट सॉल्यूशन है हमारा, इसमें पहले से ही जो कॉपर है, ठीक है, इसमें पहले से ही जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा कैथोड वाली रोड पर, चिपक जाएगा जाके। ठीक है, इसी तरह से एनोड पर जो है ये 2 पॉजिटिव चार्ज ये एनोड से निकलता रहेगा प्योर कॉपर। इस जो भी हमारा सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें डिसॉल्व होता रहेगा, और जो पहले से ही इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर है वो कैथोड पर चिपकता रहेगा। ठीक है, इस प्रोसेस के द्वारा जो ये एनोड वाली रोड है धीरे धीरे ये बिल्कुल थिन यानी कि पतली हो जाएगी, और कैथोड वाली प्योर कॉपर वाली जो रोड है हमारी कैथोड पर ये बिल्कुल थिक मोटी हो जाएगी। ठीक है, और जो भी इसमें इम्प्यूरिटी स्लैग्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे नीचे की तरफ, एनोड के नीचे की तरफ। ठीक है, इसे एनोड मड भी कहा जाता है, जो भी इम्प्यूरिटीज होती हैं। सो इन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। व्हेन करंट पास थ्रू इट, इम्प्योर मेटल डिसॉल्व इन इलेक्ट्रोलाइट। जो भी इम्प्योर मेटल होगा, जैसे ही हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जो भी इम्प्योर मेटल होगा वो इस सॉल्यूशन में इम्प्योर मेटल होगा वो इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। सेकंड है एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम सॉल्यूशन डिपॉजिट एट कैथोड। जो इस एनोड से जो भी मेटल इसमें डिसॉल्व हुआ है उतना ही मेटल इस सॉल्यूशन से कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है इसमें द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ एनोड एंड इट इज कॉल्ड एनोड मड। और जो भी इम्प्योरिटी होगी मेटल्स में वो सेटल डाउन नीचे की तरफ बैठ जाएगी, एनोड के नीचे की तरफ बैठ जाएगी, और उसे एनोड मड भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं। इसकी इक्वेशन किस तरह से बनेगी, जो भी ये रिएक्शन हुआ है इसकी इक्वेशन किस तरह से बनेगी, इसे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में जो हमारी इक्वेशन बनेंगी वो क्या होंगी, जो भी ये रिएक्शन हुआ है यहाँ पर इक्वेशंस क्या बनेंगी इसके लिए। सो एनोड यानी कि पॉजिटिव साइन पर इसमें से कॉपर जो है वो डिसॉल्व होगा सॉल्यूशन में, यानी कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज कर देगा। ठीक है, इस पर एनोड पर क्या है, कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और जो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहां पर आ जाएंगे, धीरे धीरे करके कैथोड पर। ठीक है, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये Cu2+ है ये डिसॉल्व हो जाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट, इस सर्किट में ट्रेवल करते हुए आ जाएंगे कैथोड पर। ठीक है, और उसके बाद कैथोड पर क्या होगा, जो कॉपर यहाँ से सॉल्यूशन से जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में से जो कैथोड पर डिपॉजिट होगा वो किस कारण होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के अट्रैक्शन की वजह से। जो भी कॉपर 2 पॉजिटिव है, ठीक है, कॉपर जो है हमारा वो इस कैथोड पर आएगा, और इसमें से एनोड से जो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल होके कैथोड पर आ जाएंगे। ठीक है, सो कॉपर 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों मिलकर यहाँ पर बनाएंगे प्योर कॉपर। ठीक है, कैथोड पर हमें मिल जाएगा प्योर कॉपर। ये जो इक्वेशंस हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, और ये हमारा पूरा प्रोसेस जो है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसे अच्छी तरह से समझें। अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो दोबारा से देखें, थोड़ा सा पीछे जाके 4 या 5 मिनट जितना भी हमारा ये प्रोसेस समझाया गया है इसे दोबारा से देखें। ठीक है, चैप्टर का
नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कोरोजन। कोरोजन होता क्या है इसके बारे में हम चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं, फिर से देखते हैं। द सरफेस ऑफ सम मेटल्स कोरोड व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। जब कोई मेटल लंबे समय तक मॉइस्ट एयर यानी कि ऐसी एयर जिसमें वाटर वेपर्स भी हैं, ऐसी एयर के कांटेक्ट में लंबे समय तक आता है तो वो कोरड होने लग जाता है। कोरड यानी कि वो गलने लग जाता है, उसी प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सिल्वर बिकम ब्लैक व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर। सिल्वर जो है वो उस पर एक ब्लैक कोटिंग हो जाती है जब वो लंबे समय तक मॉइस्ट एयर यानी कि नमी वाली हवा के कांटेक्ट में आता है। इसी तरह से कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म अ ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट। कॉपर जो है वो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि नमी वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट होती है उसके कांटेक्ट में आने से उस पर एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है जिसे कॉपर कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर एक्वायर ए कोटिंग ऑफ ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। जब आयरन मॉइस्ट एयर यानी कि नमी वाली हवा के कांटेक्ट में आता है लंबे समय तक तो उसके सरफेस पर एक ब्राउन सब्सटेंस बनने लग जाता है जिसे कहा जाता है रस्ट। ठीक है, रस्ट यानी कि जंग कहा जाता है उसे। ठीक है, इन तीनों पॉइंट से आप क्या समझेंगे, जो भी कोरोजन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्ट एयर यानी कि मॉइस्चर। जो भी कोरोजन है वो उसके लिए कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल होंगी, दोनों चीजें होनी आवश्यक हैं, एयर भी और मॉइस्चर भी। अगर कोई मेटल सिर्फ एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो कोरोजन उसका नहीं होगा, या फिर सिर्फ वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसका भी कोरोजन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई मेटल इन दोनों के कांटेक्ट में आता है तो ही उसका कोरोजन होगा। ठीक है, कोरोजन जो है वो मेटल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है धीरे धीरे करके। सो कोरोजन से बचाव होना जरूरी है मेटल्स का। सो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन से मेटल का बचाव। The corrosion can be prevented by painting, oiling, greasing, galvanization, chrome plating, anodizing और making alloys। जो भी कोरोजन है उसको बचाया जा सकता है पेंट करके। ठीक है, जो भी मेटल्स होते हैं उनको पेंट कर दिया जाए तो उन पे उनका कोरोजन नहीं होगा, या फिर ऑयलिंग या ग्रीजिंग करके जो भी मेटल्स हैं उनके ऊपर ऑयल लगा दिया जाए या ग्रीस लगा दिया जाए तो वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे और उनका कोरोजन नहीं होगा। इसी तरह के कुछ प्रोसेस हैं गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज। जो गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग और एनोडाइजिंग है ये सिमिलर हैं एक दूसरे से, इसलिए गैल्वेनाइजेशन को समझते गैल्वेनाइजेशन के साथ साथ हम इन दोनों को भी समझ लेंगे। ठीक है, सो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है ये स्टील और आयरन को रस्ट होने से बचाने के लिए यानी कि गलने से बचाने के लिए, इनका कोरोजन होने से बचाने के लिए इस पर एक थिन लेयर ऑफ जिंक की एक पतली सी लेयर चढ़ा दी जाती है। ठीक है, उसी को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में जिंक की थिन लेयर चढ़ाई जाती है, क्रोम प्लेटिंग में क्रोमियम की थिन लेयर चढ़ाई जाती है, एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम की थिन लेयर चढ़ाई जाती है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन में जिंक, क्रोम प्लेटिंग में क्रोमियम की, एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम की थिन लेयर। ठीक है, ये तीनों मेथड से हम कोरोजन को, कोई भी मेटल है उसको रस्ट होने से बचा सकते हैं। अब बात आती है एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं, यहां पर इसकी डेफिनेशन है इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल। जो एलॉय होते हैं वो मिक्सचर होते हैं, या तो दो या दो से ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर होता है या फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, समझ रहे हैं, मेटल और मेटल का मिक्सचर हो सकता है या फिर मेटल के साथ नॉन मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है, उसे कहा जाएगा एलॉय। इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे आयरन को रस्टिंग होने से बचाने के लिए उसमें 0.05% कार्बन मिला दिया जाता है। ठीक है, उससे आयरन थोड़ा हार्ड भी हो जाता है और इसमें रस्टिंग भी बहुत धीमा हो जाता है, बहुत स्लो हो जाती है रस्टिंग। ठीक है, आयरन जो है वो आयरन प्लस कार्बन से बनाया जाता है। ठीक है, इसी तरह का एलॉय है स्टील जो है वो आयरन और निकेल से बना होता है या फिर आयरन और क्रोमियम से बना होता है। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल ब्रास जो है